स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी 1950-1990 इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। स्टूडेंट, इससे पहले ऑलरेडी मैं स्टार्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एग्रीकल्चर। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी लर्न किया था कि देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में हमने देखा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा बैकवर्ड था और स्टैग्नेट फेस हमने देखा था उस समय। तो जब हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें, लैंड टेन्योर सिस्टम जो था वो कैसे इंटरमीडिएटरीज थे, मतलब जमींदार थे, और हु मेयरली कलेक्टेड रेंट, जो कि रेंट कलेक्ट करते हैं जिसको लगान बोला जाता है। तो जितने एक्चुअल टिलर्स थे सॉइल के, तो लो प्रोडक्टिविटी देखी गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और फोर्स कर रहे थे इंडिया को कि इंपोर्ट करा जाए फूड, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो अकाउंट करता था लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स विथ अप्रॉक्सीमेटली 75% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोकस फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इसलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर तो बहुत फोकस किया गया है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। अब हम फीचर्स देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर के अंदर। तो फॉलोइंग वर द सम ऑफ द फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन बिटवीन 1950 से लेकर 1990 में ये प्रॉब्लम्स हमें एग्रीकल्चर के अंदर फेस हुई। फर्स्ट पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी। जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसको हम बोला जाता है वो लो प्रोडक्टिविटी पे था उस समय 1950s और 1990s में, और लैक नॉलेज की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो कि स्टैग्नेंट फेज देखा गया इस सेक्टर के अंदर। सेकेंड रीजन है एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम थी, वो थी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर इंगेज इन वर्क देन आर रियली नीडेड। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज तो है वर्क के अंदर लेकिन उतने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देयर आर वेरी हाई इंसिडेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर ड्यूरिंग 1950s और 1990s। ये देखा गया काफ़ी ज़्यादा उस समय। नेक्स्ट रीज़न है हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चर टेक्निक्स फार्मर्स डिपेंडेड लार्जली ऑन रेनफॉल। और फार्मर्स उस समय सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे रेनफॉल पे। एंड देयर वाज मिनिमम ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इन द ईयर दैट रिसीव द लेस्ट रेनफॉल। और कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई रेनफॉल किस तरीके से होगी, तो ये एक मिनिमम ग्रोथ देखा गया था इस सेक्टर के अंदर ड्यू टू दिस फैक्टर। नाउ कम्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक और रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी फार्मिंग के अंदर, वो है इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वंस ओन यूज़ विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। ये प्रैक्टिस के क्रॉप्स तो लगा रहे हैं पर खुद की नीड को पूरा करने के लिए, मतलब मार्केट में सेल आउट करने के लिए नहीं। तो देयर वाज आल्सो वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ सब्सिडेंस फार्मिंग। और उस समय सब्सिडेंस फार्मिंग की भी रिक्वायरमेंट, क्योंकि लोगों के पास इतना था ही नहीं कि वो बेच सके, वो उतना क्रॉप लगाते थे कि उनका खुद की नीड पूरी हो जाए। नेक्स्ट रीज़न है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। There were many obsolete technologies and harvesting machines. Harvesting are generally done manually and very tedious. अगर हम बात करें obsolete technologies इस्तेमाल करते थे मतलब बहुत पुरानी, और हार्वेस्टिंग मशीन्स भी नई इस्तेमाल नहीं करते थे, आउटडेटेड इस्तेमाल करते थे जो कि मैनुअली चलती थी, जिसके कारण एग्रीकल्चर बहुत जो था उस प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। दोनों के बीच में क्या था? कॉन्फ्लिक्ट चलता था, लड़ाई चलती रहती थी। फार्मर्स वर ऑफन पार्ट ऑफ अ क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट द बाउंड देम थे बाय द लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स उनको बाउंड कर देते थे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और लैंडलॉर्ड्स यूज टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फार्मर्स एंड डिप्राइव देम फ्रॉम देयर नेसेसिटीज। और लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे? बहुत ज़्यादा उनसे ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे अगर वो उनसे लेते थे एज अ लोन के फॉर्म में काम करने के लिए, और वो पूरी तरीके से उनकी लाइफ डिप्राइव्ड हो जाती थी उन्हीं के अंदर, मतलब एक तरीके से कर्ज में डूब जाते थे और नेसेसिटीज़ को पूरा करने में पूरा उन पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते रहते थे वो लोग। सो ये सारे रीजंस थे जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हुई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। नाउ क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। तो अब मेजर्स अंडरटेकन टू प्रमोट द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एट लैंड रिफॉर्म्स। अब जो मेजर्स लाए गए उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। और एक और चीज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मेजर्स जो प्रमोट किए गए थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो दो थे, एक तो लैंड रिफॉर्म सिस्टम और एक ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व्स चेंज इन ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स थ्रू अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। मतलब चेंज लाना ओनरशिप के अंदर, मतलब लैंड होल्डिंग्स कैसे अबॉलिशन करना इंटरमीडिएटरीज का एंड लैंड सेलिंग का, पूरी तरीके से उसको कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स। और ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना HYV सीड्स का, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करके। अब हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट लैंड रिफॉर्म्स की डिटेल में। लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरी रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इसका मतलब ही यही होता है चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड पैटर्न में चेंज लाना। तो लैंड रिफॉर्म मेजर जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें वेरियस अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए
अटेनिंग एंड रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड वायबल फार्मिंग स्ट्रक्चर बनाया गया था। एंड देयर वॉज अ ग्रेट नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा नीड थी इसकी, वेयर मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट करती थी, एग्रीकल्चर पे। तो लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। तो लैंड रिफॉर्म इसलिए भी नीडेड है ताकि क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करा जा सके, इक्विटी को अचीव किया जा सके एग्रीकल्चर के अंदर। इक्विटी का मतलब होता है समानता, रिच और पुअर के बीच में गैप, इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट आता है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी। जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्हें काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए ताकि वो पूरी तरीके से अबॉलिश कर दे इंटरमीडिएटरीज को, एंड टू मेक टिलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड। अब टिलर्स को ही क्या बना दे, जो फार्मर्स है जो कि काम करते हैं उन खेतों पे, उनको ही ओनर बना दिया जाए लैंड का। तो उसके लिए जो आइडिया था बिहाइंड दिस वाज द ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द एक्चुअल टिलर्स टू मेक इम्प्रूवमेंट। उससे क्या होगा, एक तो इंसेंटिव मिलेगा उनको, और एक्चुअल टिलर्स इम्प्रूवमेंट करेगा अपने आप में, और उसको सफिशिएंट कैपिटल जितनी रिक्वायरमेंट वाज मेड अवेलेबल टू देम वो अवेलेबल होगी। और अबॉलिशन करने से इंटरमीडिएट का ब्रॉड 200 लाख टीनेंट्स इनटू डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। और ऐसा करने से 200 लाख टीनेंट्स आ गए थे और वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में चले गए थे गवर्नमेंट के। और जो ओनरशिप राइट्स है उन्होंने भी ग्रांट किया टीनेंट्स को, गेव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। और जो ओनरशिप राइट्स दिए गए टीनेंट्स को, वो क्या उनको एक इंसेंटिव के रूप में मिला, क्योंकि उससे उनका एक तो आउटपुट भी बढ़ा और उसके साथ ग्रोथ भी हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries because, लेकिन अगर हम बात करें गोल ऑफ इक्विटी का, वो हमें पूरी तरीके से फुल्ली सर्व नहीं हो पाई। हमने अबॉलिशन भी कर दिया इंटरमीडिएटरी का, बिकॉज ये कारण थे जिसकी वजह से नहीं हो पाई। कुछ एरियाज़ में जो फॉर्मल जमींदार थे वो कंटिन्यू टू ऑन लार्ज एरिया, वो तो अपना लार्ज एरिया जो लैंड का है वो तो कंटिन्यू करते थे बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर ही देते थे जिसके कारण टीनेंट्स को दिक्कत आती थी। कुछ केसेस में जो टीनेंट्स है वो एविकेटेड एंड जमींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स, और बहुत सारी जगह जमींदारी खुद ही सेल्फ कल्टिवेटर होता था। इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड द पूरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स। इवन उनको ओनरशिप भी मिल गई लैंड की, फिर भी जो पूरेस्ट कंडीशन है एग्रीकल्चर लेबर की, वो फिर भी बेनिफिट नहीं उठा पाई लैंड रिफॉर्म्स का। तो अब हम लेट अस नाउ डिस्कस लैंड सीलिंग विच वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर टुवर्ड्स लैंड रिफॉर्म इन द कंट्री। अब हम लैंड सीलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था उस समय। तो लैंड सीलिंग का मतलब होता है फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब एक फिक्स जगह कर देना, मतलब स्पेसिफिक लिमिट कर देना लैंड की कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन करेगा। तो बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओन बाय द गवर्नमेंट, टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट। अगर स्पेसिफाइड लिमिट से जितना भी लैंड बिलोंगिंग कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, या तो वो कौन कर लेगा, गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेगी एंड विल बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टीवेटर। और वो किसको अलॉट कर दिया जाएगा, लैंडलेस कल्टीवेटर को मिल जाएगा, स्मॉल फार्मर्स को मिल जाएगा। और पर्पस क्या था लैंड सीलिंग का, वॉज टू रिड्यूस का कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। मतलब एक तो रिड्यूस करना जितनी जो लैंड की ओनरशिप है जो बड़े लोगों के हाथों में थी उसको क्या कर देना, सबके हाथों में, मतलब सब फार्मर्स को बांट देना। तो लैंड सीलिंग ने हेल्प किया टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। हाउएवर द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वाज चैलेंज बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स। बहुत सारे लोगों ने इसको भी चैलेंज किया, बिग लैंडलॉर्ड्स ने काफ़ी इसका विरोध किया। दे डिलेज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन में डिले किया। डिले टाइम वॉज यूज टू by them to get the land registered in the name of the close relatives, thereby specifying from the legislation। इसको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम, बहुत सी बार वो अपने रिलेटिव्स का ही नाम करवा देते हैं, ज़मीन उनको ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई इसमें भी। कंक्लूजन देखते हैं हम क्या हुआ। जो लैंड रिफॉर्म्स था वो सक्सेसफुल हुआ ज़्यादातर केरला में और वेस्ट बंगाल में, बिकॉज जो गवर्नमेंट थी दे स्टार्टेड वर कमिटिंग टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म। वो शुरू से ही पॉलिसी लाई तो वो पूरी तरीके से कमिटेड थी इसको करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स डू नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड वास्ट इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग कंटिन्यू। और इन दोनों स्टेट्स के अलावा कुछ उनके अंदर दूसरे स्टेट्स में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिली, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।